हेलो गाइस, मैं सी रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये हो गया कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साल के बीच में भी करनी पड़ेगी, यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आप साल के एंड में बनाते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको साल के बीच में भी बनाना पड़ेगा। और जब आप साल के बीच में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बात ये आती है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे एप्लीकेबल है। तो हम ये देखेंगे कि क्या उस एंटिटी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है। अगर उस एंटिटी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बनानी तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर उस एंटिटी को किसी और एक्ट के अंदर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है तो क्या उसके ऊपर इंड AS 34 एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर उसके ऊपर इंड AS 34 एप्लीकेबल है तो वो उसके हिसाब से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगा। बट अगर उसके ऊपर इंड AS 34 एप्लीकेबल नहीं है, इन दैट केस उसके ऊपर लग जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 और उसको AS 25 के हिसाब से अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब मुद्दा ये निकल कर आता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट होता क्या। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप पूरे साल की कर रहे हैं उसको आपको एक थोड़े से पीरियड के लिए करना पड़ेगा। अब ये थोड़े से पीरियड का मतलब क्या हुआ, उसके लिए हमारी डेफिनेशन आती है इंटरिम पीरियड। अब इंटरिम पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जो आपका एक साल से कम हो। अगर आपका कोई पीरियड एक साल से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम पीरियड। अब इंटरिम पीरियड की आपको बनानी पड़ेगी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कई कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है। तो जब वो क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है तो इसका मतलब वो क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। तो जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वही तो होती है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। अब मुद्दा ये आता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते भी समय भी क्या हमें सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे जैसे हम पूरे साल के बनाते हैं। तो देखिए, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आप कंप्लीट सेट बना सकते हो, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कंडेंस सेट बना सकते हो। ये आपकी मर्जी, आप क्या बनाना चाहते हो। अगर आप कंप्लीट सेट बनाना चाहते हो, बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करिए, बात खत्म, दैट्स इट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने सीधी सीधी बात क्या बोल दी, कंप्लीट सेट बना लो। और अगर आप कंप्लीट सेट नहीं बनाना चाहते तो आपको बनाना पड़ेगा कंडेंस्ड सेट। अब ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बात करेगा वो कंडेंस्ड सेट के बारे में करेगा, क्योंकि कंप्लीट सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे आप अपनी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो वैसे ही आपको ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, राइट। अब कंडेंस्ड सेट का मतलब क्या हो गया, उस पर पहले समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए आपने अपना बिजनेस जो है, आपने अपनी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट करी 1 दिसंबर को और आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब आप 4 महीने की अकाउंटिंग फिर कर रहे हैं, तो क्या ये 4 महीने की अकाउंटिंग भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहलाएगी? नहीं। अगर पहले साल आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो साल में अकाउंटिंग आपकी 12 महीने से कम होगी। दैट डज नॉट मीन कि वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहलाएगी, वो आपकी फाइनल रिपोर्टिंग कहलाएगी। कंप्लीट सेट और कंडेंस सेट में क्या फर्क होता है? कंप्लीट सेट में आपकी बैलेंस शीट होती है, कंडेंस सेट में भी बैलेंस शीट होती है। कंप्लीट सेट में स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, कंडेंस सेट में भी स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। कंप्लीट सेट में कैश फ्लो होता है, कंडेंस सेट में भी कैश फ्लो होता है। तो फर्क क्या है? कंप्लीट सेट में आपके पास सारे नोट्स टू अकाउंट और सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सारे गाइडेंस नोट्स होते हैं। लेकिन आपका जो कंडेंस सेट है इसके अंदर सिलेक्टेड आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, यानी कि जो भी आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे या जो भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे वो सिलेक्टेड होगी। अब वो सिलेक्टेड का मतलब क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। अब बात यह आती है कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो यहां पर कंडेंस्ड का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रीसेंट एनुअल रिपोर्ट, जो भी आपकी रीसेंट एनुअल रिपोर्ट गई है, आपके लास्ट एनुअल रिपोर्ट में जो भी आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मेंशन करी हैं वो सेम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपके कंडेंस सेट में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने वहां पर शेयर होल्डर्स फंड लिखा, आपको शेयर होल्डर्स फंड यहां भी लिखना है। अगर आपने वहां पर शेयर होल्डर्स फंड के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा, आपको यहां पे भी लिखना है। लेट से आपने वहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट लिखा है, अब यहां पे आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं था, मान लेते खत्म हो गया, तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट भी लिखकर दिखाना है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपने मेंशन करी थी अपने रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो सेम हेडिंग एंड सब हेडिंग आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने कंडेंस सेट में। और उसके बाद रही बात एक्सप्लेनेटरी नोट्स की, तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको कौन कौन से देने हैं ये मिनिमम आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। उससे एडिशनल अगर आपको लगता है कि कोई मटेरियल है तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये बात आगे डिस्कस करी हुई है। अभी पहले हम बात करते हैं कि क्या मुझे ईपीएस भी डिस्क्लोज करना है। तो यस, अगर आपको ईपीएस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया था तो आपको अपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी ईपीएस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है मिनिमम की डिस्क्लोजर की। ये मिनिमम डिस्क्लोजर है, इसका मतलब ये हो गया यानी ये डिस्क्लोजर तो आपको देना ही देना है। और ये डिस्क्लोजर कोई बहुत बड़े डिस्क्लोजर नहीं है, ये सारे डिस्क्लोजर्स आप ऑलरेडी बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़कर आए हैं। जैसे
अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं, लेट्स से आपने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई और पॉलिसी लगाई थी, कायदे से आपको कंडेंस सेट में भी वही पॉलिसी लगानी चाहिए थी, पर आपने डिफरेंट पॉलिसी लगा ली। तो अगर आप डिफरेंट पॉलिसी लगाएंगे तो आपको उसमें क्या चेंज हुआ उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका बिजनेस सीजनल नेचर का है तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब इसका क्या रीजन होता है, लेट्स से आपके क्वार्टर 1 की सेल अच्छी है और क्वार्टर 2 की सेल सीजनल होने की वजह से अच्छी नहीं है, तो अब जो भी कंपेयर करेगा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को, वो कहेगा यार बिजनेस तो बेकार है, वो बिजनेस में डिक्लाइन आ गया क्वार्टर 1 से। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस सीजनल नेचर का है, इसलिए आपको सीजनैलिटी का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी हुई है जो आप AS5 में पढ़कर आए हैं, यानी कि कोई भी आइटम अनयूजुअल है, तो आपको उसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। AS5 में आपने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी चेंज इन एस्टिमेट करते हैं तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बस उसका मटेरियल इफेक्ट होना चाहिए। अगर पूरे साल में आपने कोई भी शेयर इश्यू करे, कोई भी शेयर का बायबैक किया है, कोई भी आपने रीपेमेंट करी है, या कोई भी आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, या कोई भी बिजनेस में रीस्ट्रक्चर किया है शेयर कैपिटल को, तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने डिविडेंड बांटा है तो डिविडेंड का आपको एग्रीगेट भी और पर शेयर कितना डिविडेंड बांटा उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपके पास सेगमेंट रिपोर्टिंग लगा है आपके ऊपर, यानी कि आप AS17 के हिसाब से सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट के एसेट, सेगमेंट की लायबिलिटी, इसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने अपने बिजनेस के कंपोजिशन में चेंज किया, यानी कि आपने अमेलगमेशन किया है या एब्जॉर्प्शन किया है या फिर कोई सब्सिडरी खरीदी है या आप किसी की सब्सिडरी उसने आपका होल्डिंग छोड़ दी है, तो अगर आपने ऐसा कोई भी चेंज हुआ है तो आपको उसका भी एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बेटा याद रहे ये डिस्क्लोजर 8 डिस्क्लोजर सबसे मिनिमम डिस्क्लोजर है, यानी कि इससे ऊपर अगर आपके बिजनेस में कोई भी मटीरियल आइटम हुई है, मटीरियल आइटम वो होती है जिसके होने से शायद जानने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने मटेरियल चेंजेस आए हैं कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी में, तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, राइट। अब हमें जो बनानी है बैलेंस शीट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में, वो कब की बनानी है, तो ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आप पहले क्वार्टर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्वार्टर 1 की, या हम क्वार्टर 1 का एग्जांपल नहीं लेते, हम लेते क्वार्टर 3 की बना रहे हैं। हम क्वार्टर 3 की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो हमें क्या करना है, क्वार्टर 3 खत्म होता है 31 दिसंबर को, तो हमें बैलेंस शीट 31 दिसंबर तक की देनी है, और उससे कंपेयर हो सके वो हमें बैलेंस शीट देनी है पिछले साल, यानी कि 31 मार्च तक की। क्लियर। अब P&L पे आते हैं। अगर आप क्वार्टर 3 का P&L बना रहे हैं तो क्वार्टर 3 का P&L चाहिए आपका, और क्वार्टर 3 तक का भी P&L चाहिए, यानी कि क्वार्टर 3 का P&L और 1 अप्रैल से क्वार्टर 3 यानी कि 31 दिसंबर तक का भी P&L चाहिए। इसको हम बोलते हैं ईयर टू डेट, राइट। सिमिलरली कंपैरिजन के लिए ये सेम पिछले साल का भी चाहिए, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 3 का और पिछले साल के क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 का भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो में आपको क्या करना है, कैश फ्लो में अगर आप क्वार्टर 3 का बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 तक बनाना है। आप सिर्फ उस 3 महीने का नहीं बना सकते, आपको स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। यानी कि कैश फ्लो की बात करें तो क्वार्टर 1 का बनेगा, अगली बार बनेगा तो क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 का बनेगा, तीसरी बार बनेगा तो क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 का बनेगा, और ऐसा ही डिस्क्लोजर आपको प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ेगा, राइट। कुछ पॉइंट्स है बेटा ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, बट फिर भी एक एडिशनल पॉइंट्स है तो पढ़ लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पॉलिसीज सेम रखनी है। अगर आप पॉलिसीज में चेंज करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा, या तो अमाउंट में या फिर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एस्टिमेट चेंज करते हैं तो आपको एस्टिमेट का भी बताना पड़ेगा कि क्या एस्टिमेट आपने चेंज किया है। अगर आप कोई एसेट्स और लायबिलिटी को पहले रिकॉग्नाइज कर रहे थे, आप उसे डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपके रेवेन्यूज या फिर एक्सपेंसेस सीजनल नेचर के, पॉइंट 2 और 3 यही कहता है, अगर आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सीजनल नेचर के हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि ये रेवेन्यू इस साल हुआ है, अगले इस क्वार्टर में रेवेन्यू हुआ, अगले 3 क्वार्टर में नहीं होगा, तो मैंने इस रेवेन्यू को 4 क्वार्टर में बांट दिया, यानी कि डेफर कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर रेवेन्यू क्वार्टर 1 में हुआ है तो आपको पूरा का पूरा क्वार्टर 1 में ही डिस्क्लोज करना है, राइट। सिमिलरली विद द कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट उस क्वार्टर की है तो आपको उसी क्वार्टर में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स देने हैं AS25 के अंदर, वो बिल्कुल सेम होंगे जो आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देते हुए आए हो, एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेंगे, राइट। इसके अलावा बेटा अगर कोई चीज मटेरियल है और अगर आपको लगता है इसे डिस्क्लोज करना चाहिए तो आप उसे डिस्क्लोज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने कोई भी पॉलिसी को चेंज किया या कोई भी एस्टिमेट को आपने चेंज किया तो उसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी अगली वीडियो आएगी, राइट। और उसके बाद आपको इस वीडियो को शेयर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियोस को शेयर करना है।
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।